हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से कैफ़ी आज़मी के द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, देश प्रेम की जज्बा से लिए एक सिपाही के अंदर, एक सैनिक के अंदर जो मनोभाव है उसे उन्होंने गीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से प्रकट किया है। तो चलिए इस गीत को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। हाँ। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ प्रस्तुत कविता जो है ये युद्ध पृष्ठभूमि पे बनी एक हिंदी मूवी थी। हकीकत उसी मूवी के लिए यह गीत लिखा गया था। इस कविता में कवि ने सैनिकों के हृदय में अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना, जो असीम प्रेम की भावना है, उसे गीत के माध्यम से प्रकट किया है। जो सैनिक अब इस दुनिया को अलविदा कहकर अब इस संसार से जा रहे हैं, वो अपने मित्र सैनिकों को यह संदेश देते हुए जा रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश, इस वतन का रखवाला अब तुम हो, इस देश का बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। और यह जो गीत जो है, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसी के आधार पर इस गीत को लिखा गया है। तो उस समय सैनिकों को बहुत ठंड का, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो उस पे उसे ही गीत के माध्यम से कैफ़ी आज़मी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, यानी कि पल्स जो, नाड़ी जो है वो भी ठंड से जम गई थी सैनिकों की, और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, और इन दैट कंडीशन ऑल्सो दे डिडंट स्टॉप इवन। और वो अपने लगातार बढ़ रहे थे, सैनिकों का मुकाबला कर, अपने जो दुश्मन सैनिक है उनका मुकाबला कर रहे थे, है ना। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और अगर हमें अपना सिर भी कट जाए, अपने बलिदान करना पड़े, अपना सिर भी कटाना पड़े देश के लिए, देश प्रेम के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, तो हम सर्वथा तैयार हैं। लेकिन हम अपने देश का सिरमौर, हिमालय जो है हमारे देश का ताज, उसके उसके सिर को कभी झुकने नहीं दिया, क्योंकि हमारे देश का जो मुकुट है उसे हिमालय को माना गया है। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चाहे जो भी कठिनाई आ जाए, अपने देश के आन बान और शान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो यह बहुत ही देश प्रेम से भरी हुई, बहुत ही एक मातृभूमि के प्रेम की मिसाल कह सकते हैं इस कविता को। और इस कविता को पढ़कर कोई भी पाठक के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहे हैं कि मरते मरते भी उनका देश प्रेम, उनका संघर्ष, उनका जोश जो है वह ठंडा नहीं हुआ है। वह बिल्कुल उसी जोश से हैं। मरने की स्थिति में अपने देश को अलविदा कहते हुए भी वह अपने बहुत ही अपने उनके हृदय में बहुत जोश है, और वह अभी भी उनमें किसी प्रकार का कोई मलाल, किसी प्रकार का दुख नहीं है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अपने मित्रों को, अपने साथियों को वह बोल रहे हैं कि अब तो हमारे चलने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारे हवाले हम इस देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आप देख सकते हैं कि कवि के द्वारा एक एक शब्द जो है वह कितना मायने रखता है। और आप वो एक एक शब्द जो है वह केवल पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि जैसे कि वह परिवेश जो है वह जीवंत हो गया हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास ही वह माहौल बन गया हो, और किस प्रकार से सैनिक जो है वह अपने
मित्रों को जोश बढ़ाने के लिए, उनमें हौसला बढ़ाने के लिए वह इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि ज़िंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर बहुत तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़िंदा रहने की, लेकिन जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। लेकिन मातृभूमि के लिए, अपने देश प्रेम के लिए जीवन देने का सुख हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, यानी सुंदरता, प्रेम, इन दोनों को आप बदनाम कर देंगे अगर आप अपनी जवानी, अपने जीवन को देश के प्रेम के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अगर आप अपना खून नहीं बहाएंगे। तो बहुत ही यह एक तारीफ़ का मिसाल के रूप में कह सकते हैं कि यह कविता बहुत ही, और यह गीत जो है बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, और किसी भी सैनिक के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। क्योंकि हर आदमी, हम जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और हम एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करता है, उसका गौरव ही कुछ अलग है, और वह एक्चुअली मरता नहीं, वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो उस शहीद की तुलना, उस देश बलिदानी की तुलना हम किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु से नहीं कर सकते। इसलिए अपने देश के प्रेम के लिए अपने लहू को बहाना यह बहुत बड़ी बात होती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह धरती जो है वही तुम्हारी दुल्हन। जैसे विवाह होने के पश्चात वर के लिए वधू जो है वह इस बात की कसम या इस बात का सौगंध लेता है कि वह पूरे जीवन भर अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, उसी तरह ये सैनिक जो है वह इस बात का प्रण लेते हैं कि इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे और उस पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे। तो उनकी मातृभूमि ही उनके दुल्हन के समान है। यह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। क्या बोल रहे हैं बलिदानी, क्या सैनिक बोल रहे हैं कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, हमारे मरने के बाद हम यह भार तुम्हें सौंप रहे हैं, और तुम जब जाने लगोगे तो तुम यह भार अपने आने वाले जो सैनिक है और उन्हें देना, लोगों को देश प्रेम के प्रति उत्साहित करना, उनके उनके मन में देश के प्रेम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ताकि हर व्यक्ति में वह सैनिक बनने का एक जज्बा हो और यह काफिला जो है यूं ही चलता रहे। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, और ये जो हम युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इस मुश्किल परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, इसके बाद ही हमें जीत की खुशी मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि आज हम जो इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमारे कितने सैनिकों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है ना। अगर वो ऐसा सोचते कि हमारे मरने से क्या ही हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली थी। इसलिए सैनिक जो बोल रहे हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जीत के बाद ही हमें उस जीत को मनाने का जो है वो सेलिब्रेशन कर पाएंगे। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, और कोई भी सैनिक को इस बात का इल्म नहीं रहता कब उसकी ज़िंदगी जो है वह मौत से गले लगे, लेकिन वह हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस एक एक लाइन की पंक्ति में, एक एक कविता या गीत की पंक्ति में आप कह सकते हैं कि बहुत ही अनमोल मार्मिक जो है वह इसका अर्थ छिपा है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन उस कपड़े को कहा जाता है जो मृत व्यक्ति को ढका जाता है, और सैनिक बोल रहे हैं कि तुम जीते जी इस कफन को अपने सिर पर बांध लो, मतलब तुम मृत्यु के लिए हमेशा तत्पर रहो, हमेशा ही तैयार रहो, और जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे देश की रक्षा में किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़ रहा है, तुम उसमें तत्पर होकर तुरंत उसके रक्षा करने के लिए लग जाओ। अपने जीवन के लिए एक क्षण भी मत सोचो। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे भारत देश के सैनिक जो है बहुत ही वीरता से देश की रक्षा करते हैं, और हंसते हंसते कितने ही सैनिकों ने आज तक अपनी वीर गति प्राप्त हो गए, और उनके कारण ही हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। तो उन सैनिकों के लिए हमेशा ही हृदय से नमन का भाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खींच दो अपने खूं से ज़मीं
पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बोल रहे हैं? खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर। आप देखते हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, तो हमारा हर कंट्री के, हर देश का एक सीमा रेखा होता है, जिसको आप पार करके दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो वी हैव अ सर्टेन रूल, वी शुड नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे लिखा है, खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर। मतलब सैनिक जो बोल रहे अपने मित्र सैनिकों को कि अपने खून से उस ज़मीन पर एक लाइन बना दो, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, और इस तरफ कोई भी दुश्मन जो है वह इधर ना आ पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और अगर ऐसा तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा दुश्मन देश या कोई जो है, जो हमारे देश पर बुरी दृष्टि रख रहा है, अपने हाथ गलत उद्देश्य से उठा रहा है, तो उस हाथ को उसी वक्त तोड़ दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, और किसी को भी अपने मातृभूमि के का जो आंचल है, उसका जो मातृभूमि का जो मातृभूमि में उसे एंटर नहीं करने दो, उसे उसे वहीं ख़त्म कर दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, और इस मातृभूमि को, सीता समान जो मातृभूमि है, सीता रूप इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण तुम ही हो मेरे साथियों। इस देश की रक्षा का भार अब तुम पर ही है, तुम इस देश की रक्षा करना। तो इस तरह से साथी कवियों ने अपने मित्रों को हर पंक्ति में आप देखेंगे कि एक प्रोत्साहन करने वाले शब्द का प्रयोग किया है कि किस तरह से अपने आप को सदा तैयार रखो अपने देश की रक्षा करने के लिए। और वो तो देश के सैनिक हैं, लेकिन हम जो भारत के सामान्य नागरिक हैं, उन्हें भी अपने देश के प्रेम के लिए जहाँ भी तत्पर हो सके, ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को बलिदान करके ही अपने देश प्रेम को दिखा सकते हैं। हम अच्छे काम के द्वारा अपने देश को गौरवान्वित करके भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमें अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए। हमें अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना को कूट कूट कर भरना चाहिए। यह वही देश है जो हमें हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करता है। हम यहीं जन्म लेते हैं, इसी की भूमि से उपजे हुए फसल और जो है भोजन जो है, खाद्यान्न जो है, वह प्राप्त करते हैं। इसी के भूमि में पलकर बड़े होते हैं, यहीं हम कामकाज करते हैं, और इसी पृथ्वी से, धरती से उपजे हुए मतलब चाहे और काम करने के जो भी रोजगार से हमें धन प्राप्त होता है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह धरती हमारे लिए कितनी अनमोल है। इसलिए आपको अगर कभी भी कोई मौका मिले अपने देश की रक्षा करने के लिए, तो हमें ज़रूर तत्पर रहना चाहिए, हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके माइंड में आपको यह जो कविता है, वह भारत और चीन के 1962 के युद्ध को इस गीत के द्वारा स्मरण करना, साथ ही सैनिकों के द्वारा बाकी सैनिकों को बलिदान के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना, अपनी मातृभूमि को दुल्हन की तरह प्रेम करना और उसकी रक्षा करने का संदेश देता है। देश के लिए बलिदान होना गौरव का विषय है, यह बताता है। तो यह जो कर चले हम फिदा जो कविता है, जो गीत है, यह देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, और इसमें हर सैनिक को और साथी सैनिकों को, हर व्यक्ति को इस बात का संदेश मिलता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आइए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? यस, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने जो आक्रमण किया था, उसी को गीत के माध्यम से दर्शाया गया है। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में युद्ध किया था, और इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन के युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था, और यह गीत जो है इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? यहाँ पे सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के सम्मान, उसके गर्व का प्रतीक है। 1962 में जब भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी, तो हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी और बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर सिपाहियों ने इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी डट कर दुश्मनों का सामना किया था, मुकाबला किया था, और अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान
सम्मान की रक्षा की थी। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दे रखा है। आप इन उत्तर को याद कर सकते हैं, इससे की पॉइंट्स ले सकते हैं और आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न के उत्तर हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि हम सेम ही आंसर को मगअप करें, है ना। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार विवाह के पश्चात वर वधू की रक्षा करने का दायित्व लेता है, उसी प्रकार सैनिकों के लिए भी यह मातृभूमि उसके दुल्हन के समान है, जिसकी रक्षा के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो यह सैनिक खुशी खुशी वीरगति प्राप्त हो जाएंगे और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद के प्रश्न लेते हैं हम। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? अब गीत में लय होता है, गीत में एक ट्यून होता है जिसके कारण वह बिल्कुल हमारे हृदय से जुड़ जाती हैं। उसकी भाषा और संगीत जो होती है उसका एक अद्भुत मिश्रण होता है। गीत ऐसा होता है जो मनुष्य के अंतर्मन को छू जाती है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही पसंद होंगे, जो आपकी स्मृति पटल पे हमेशा के लिए छप गए होंगे। आप उसे बार बार नहीं भी देखते फिर भी आपको याद रखते, क्योंकि उसके शब्द जो है उस परिवेश को जीवंत कर देती है। उसके लिए आप उसको उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, उस शब्द में ही इतना मतलब पावर, इतनी शक्ति होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि वह चीज़ आपके सामने हो रहा हो, जैसे वह आंखों देखी हो रही हो। लय युक्त होने के कारण हमें आसानी से स्मरण हो जाती है। कर चले हम फिदा गीत को पढ़कर शायद ही कोई भारतीय होगा जिसके आंखों में आंसू ना आ जाए, जिसका हृदय सैनिकों की बहादुरी पर फक्र ना करे। तो आप यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, हमने 4 तक के प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। बाकी के प्रश्नों का उत्तर का अभ्यास जो है आप स्वयं करने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत ही ईजी है और सारे पंक्तियों का अर्थ हमने दे दिया है, तो उत्तर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने अन्य सैनिकों के लिए किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? यानी जो उस जत्थे की, उस सैनिकों के जत्थे की जो बलिदान होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर नए जत्थे। आप सोच सकते हैं कि आज तक हमारे कितने ही सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए बलिदान हो गए होंगे। कितना कारगिल वॉर और पहले का प्रथम विश्व युद्ध और जो भी इतने सारे युद्ध हुए, और इनमें कितने सारे सैनिकों ने बलिदान दे दिया, और आज भी हमारे देश की रक्षा सैनिक ही कर रहे हैं और बॉर्डर पर डट कर वो खड़े हैं। और लाखों लाखों सैनिक के पोस्ट के लिए प्रतिवर्ष जो है भारतीय जो है उसमें भर्ती हो रहे हैं। तो यह काफिला कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारा देश रहेगा उसकी रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक भी रहेंगे। कवि ने इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधने का मतलब हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना, किसी बात का डर नहीं होना और अपने मतलब जिगर को, अपने ये को, मौत को हाथ में लेकर चलना, ताकि अगर किसी प्रकार का भी कुछ जीवन के साथ अनहोनी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देश जो है, हमारा देश, हमारी मातृभूमि हमेशा किसी भी कीमत पर सुरक्षित और सम्मानित रहनी चाहिए। इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। आप जितना भी इस कविता का जो अर्थ जो दिया हुआ है, इसे आप कुल मिलाकर अगर आप समरी के रूप में मिलाकर लिख दें तो यही इस कविता का प्रतिपाद है, क्योंकि वह विभिन्न विभिन्न जो अलग अलग पंक्तियों का जो अर्थ है उन्हें मिलाकर प्रतिपाद इज़ नथिंग, इट्स अ समरी ऑफ द होल पोम। तो आप उसे जब कविता की व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसके प्रतिपाद को लिख पाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ अर्थ दे रखे हैं इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जब आप कविता को पढ़ेंगे तो कुछ शब्द जो है उर्दू में दिए गए हैं। अगर उसके मतलब और मीनिंग अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी तो आप यहाँ पर इसके अर्थ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ जो है, यह कविता का जो पाठ है वो आपको बहुत अच्छा लगा हो और व्याख्या से आपको इस कविता का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कक्षा में आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।